नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मोरपाल आपको स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो हमने बहुत ही अच्छे टॉपिक से लिया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। आज का वीडियो हमने जो लिया है वो पृथ्वी पर लगने वाले भेड़जात बल भाग 1 से लिया है। पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल लगते हैं, एक भेड़जात बल और दूसरा अंतर्जात बल। तो इस वीडियो में हमने केवल भेड़जात बल भाग 1 ही लिया है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम भेड़जात बल 2 पढ़ेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। भेड़जात बल और अंतर्जात बल। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ जैसे अंतर्जात बल भूपृष्ठ पर उच्चावच की असमानताएं उत्पन्न करती हैं और बाह्य शक्तियाँ जैसे बहिर्जात बल इन असमानताओं को दूर कर धरातल को समतल बनाने का प्रयास करती हैं। जो समतल बनाने वाली शक्तियाँ होती हैं उसी को हम बहिर्जात बल कहते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, परिणाम स्वरूप भू आकृतियाँ लगातार बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो हमने ये बहिर्जात बल और अंतर्जात बल के बारे में पढ़ा कि क्या होता है। इस वीडियो में केवल हम बहिर्जात बल के बारे में ही पढ़ेंगे। उसका हमने भाग 1 लिया है कि बहिर्जात बल क्या होता है और उस पर क्या क्या कारक कार्य करते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। कुछ आकृतियाँ मैंने ली हैं यहाँ पे, उनको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, पृथ्वी पर इस प्रकार की आकृतियाँ इन दोनों बलों के कारण बनती हैं। जो आंतरिक बल होता है, अंतर्जात बल जिसे कहते हैं, तो उनके द्वारा तो ये आकृतियाँ बनती हैं। और जो बाह्य बल होता है, जिसे बहिर्जात बल कहते हैं, उनके द्वारा ये बिगाड़ कर धरातल को समतल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये दोनों ही बल पृथ्वी के संतुलन में काम आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। बहिर्जात बल का भूपटल पर कार्य आच्छादन होता है। दोस्तों, यहाँ पर आच्छादन अनाच्छादन का जो शब्द लिया है उसका क्या मतलब होता है। पृथ्वी पर आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल पर प्रत्येक अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न होती हैं और इन विषमताओं को दूर करने के लिए जो बाहरी बल कार्य करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को, जैसे चट्टान की काट छाँट, घिसना, छीड़ बनने की क्रिया, ये पूरी प्रक्रिया को ही हम आच्छादन कहते हैं। इसके अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन 2 क्रियाएं आती हैं। अब अपक्षय और अपर्दन क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अपक्षय और अपर्दन। जब स्थैतिक प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना अपक्षय कहलाता है और जब गतिशील प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे हुए पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अपर्दन कहलाता है। यानी चट्टानों के टूट कर वहीं बिखर जाना अपक्षय कहलाता है और उन्हीं टूटे हुए चट्टानों को दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको अपर्दन कहते हैं। अब चलते हैं हम अपक्षय के प्रकार कि अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। नंबर 2 है रासायनिक अपक्षय। नंबर 3 है जैविक अपक्षय। इन तीनों में केवल हम इस वीडियो में भौतिक या आंतरिक अपक्षय के बारे में ही विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम भौतिक या आंतरिक अपक्षय क्या होता है, इसके कौन कौन से कारक होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं हम भौतिक या आंतरिक अपक्षय की तरफ। इसके प्रकार क्या होते हैं या फिर कारक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अपक्षय का कारक है वो है सूर्य तप। दूसरा है पाला। तीसरा दाब मुक्ति। चौथा वर्षा। पांचवा वायु, बालू और मिट्टी। और छठा भूस्खलन। इस वीडियो में केवल इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है सूर्य तप। सूर्य तप क्या होता है और किस प्रकार से इसका जो अपक्षय करता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आ गया हमारा सूर्य तप।
सूर्य तक। इसके द्वारा अपचय का कार्य शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में अधिक होता है। इसका कारण यह है कि इन प्रदेशों में दिन का तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें फैलती हैं और रात्रि का तापमान कम होने के कारण चट्टानें सिकुड़ती हैं, जिससे इनमें तनाव आ जाता है और दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार बड़े बड़े टुकड़ों में विखंडित होने के कारण इनको पिंड विच्छेदन कहते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होने के कारण इनको कणिका में विघटन कहते हैं। चट्टानी चूर्ण जो होते हैं उनको शैल मलबा कहते हैं। ऐसे प्रदेशों में सूर्यास्त के आधे घंटे के अंदर बंदूकों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ें चट्टानों के टूटने से उत्पन्न होती हैं। कुछ चट्टानें ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अतः इन चट्टानों की ऊपरी परत शीघ्र ही गर्म हो जाती है, जबकि भीतरी परत ठंडी ही रहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऊपरी परत भीतरी परत से अलग हो जाती है। ये किस प्रकार से अलग होती है? ये ऐसे होती है कि जैसे कि हम प्याज के छिलके उतार देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पल्लवीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पाला। उच्च अक्षांश या हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में पाला चट्टानों को विखंडित करता रहता है। दिन के समय ये चट्टानों की दरारों में जल भरता है और रात्रि में तापमान हिमांक से कम होने के कारण जम जाता है। जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है और चट्टानों पर दबाव पड़ता है, जिस कारण चट्टानें टूट जाती हैं। इस क्रिया को हम जमना और पिघलना कहते हैं। चलते हैं दूसरा, हमारा है दाब मुक्ति। दाब मुक्ति भूपृष्ठ के निचले भाग में आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें अत्यधिक दाब के कारण संकुचित अवस्था में रहती हैं। आवर्तन के कारण जब ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं तो नीचे की चट्टानों को दाब से मुक्ति मिल जाती है। दाब में कमी के कारण ये चट्टानें थोड़ी सी फैल जाती हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इस क्रिया द्वारा ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी स्थूल चट्टानों का अपक्षय होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा वर्षा। वर्षा भी एक कारक अपक्षय में है। गर्मी में सूर्य के अत्यधिक ताप से धरातल की चट्टानें फैल जाती हैं। जब कभी अचानक वर्षा होती है तो चट्टानें ठंडी होकर सिकुड़ती हैं और इस क्रिया की निरंतर पुनरावृत्ति होने से ये फट जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा वायु। वायु भी एक कारक है। बालू और मिट्टी के कण वायु के सहारे तीव्र गति से संचरित होते रहते हैं। जब ये कण किसी शैल या चट्टान से टकराते हैं तो घर्षण के परिणाम स्वरूप शैलों या चट्टानों में कटाव होता है। अब नेक्स्ट है भूस्खलन। वर्षा काल में पहले से एकत्रित अवसादों के ढेर नम हो जाने से भारी हो जाते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतीय ढालों में मिट्टियाँ अधिक मात्रा में जल सोख लेती हैं। ऐसे चट्टानों का भार बढ़ जाता है। यही चट्टानें तेजी से ढाल के सहारे अपने साथ मार्ग के पत्थरों एवं भूमि की सतह पर रगड़ते हुए और भी पदार्थों को एकत्रित करती जाती हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। नमस्कार।